लास्ट हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लिया था फायरबेस पे। अब नेक्स्ट हमें इसके डेटाबेस के साथ अगर काम करना है, डेटाबेस में कोई डाटा आपने सेव करवाना है, तो आपको रियल टाइम डेटाबेस में जाना है। यहाँ से अगर आप बिल्कुल फ्रेश कंसोल ओपन करें, यानी बंद करके आप ओपन करते हैं यहाँ से कंसोल, तो इस तरह आपके प्रोजेक्ट आ जाएंगे। आप अपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करो तो उसकी डिटेल आ जाएगी, और यहाँ से जाओ रियल टाइम डेटाबेस में, यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस। या आपसे पूछेगा कि आपको किस सेंट्रल में बनानी है, आप यूनाइटेड स्टेट ही सिलेक्ट कर लो। ये उनके डाटा सर्वर है मुख्तलिफ लोकेशंस पे। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने लॉक्ड मोड में करनी है या टेस्ट मोड में बनानी है। ठीक है, टेस्ट मोड में ये होता है कि आपको कुछ टाइम के लिए लो होता है, आप रीड राइट कर सकते हैं बगैर लॉगिन किए, बगैर ऑथेंटिकेशन किए। तो टेस्टिंग के लिए आप यूज कर सकते हो, तो आप टेस्ट मोड ही सिलेक्ट करना है इसका, उसको इनेबल कर दें। ठीक है, तो ये आपकी डेटाबेस बन गई, और ये शुरू में ही इसको रूट कहते हैं। ये आपका रूट है डेटाबेस का, और उसमें वैल्यू नल पड़ी हुई है। इसमें आप अपनी बाकी वैल्यू जो है वो सेव करवाएंगे। रूल्स में अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे जो हमने टेस्ट मोड सेलेक्ट किया था, ये यहाँ पे शो करवा रहा है। ये 1 महीने के लिए अलाउ कर रहा है। ठीक है, यानी ये टेस्ट मोड में 1 महीने के लिए चलेगी। उसके बाद ये फिर एरर देना शुरू कर देगा। वो डाटा सेव ना रीड हो सकेगा ना राइट हो सकेगा। तो ये इसलिए रखते हैं ताकि वो, अगर आप भूल भी जाते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न है कि आपकी कोई डाटाबेस एक्सेस ना कर ले, तो ये उसके लिए है। अगर आप इसमें आथ डिफाइन कर दो कि सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर ले सके, तो फिर आपको मस्ट लॉग इन करना जरूरी है, उसके बगैर आप डाटाबेस एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ते हैं, 1 महीना इनफ है। आपने अगर बढ़ाना हो तो आप इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हो। ये जो वैल्यू यहाँ पे दी है ना, ये वैल्यू आप इसकी बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये वैल्यू बढ़ा दो। या ये भी होता है कि रीड ट्रू राइट ट्रू इस तरह भी कर देते हैं। रीड भी ट्रू है, राइट भी ट्रू है, हमेशा ट्रू ही रिटर्न होगा, तो जो है वो परमानेंटली समझ लें कि टेस्ट मोड में चलती रहेगी। तो आप यहाँ पे ट्रू भी रख सकते हो, और आप इस तरह से वैल्यू भी इसको दे सकते हो। डाटा की तरफ आते हैं। इसमें डाटा जो है ना वो जेसन की तरफ पे आप देख सकते हो उसको, डाटा को जेसन की शक्ल में इसमें होता है। अब जेसन क्या है, ये है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये कभी कभी अटक जाता है, इसको देख लेना। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है जेसन। जो ऑब्जेक्ट हमने पढ़े हैं ना, ये जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है ना, फ्रंट एंड वेब की लैंग्वेज, इसमें जो ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं उसको जेसन कहते हैं। और ये एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट नहीं होता है कि नोटेशन यूज की गई है, क्योंकि ये इतनी कह लें कि सिंपल थी, इजी थी अंडरस्टैंड करना, उसको रीड करना रीडेबल है। यानी ऑब्जेक्ट जो है इसका ह्यूमन रीडेबल है, आप देख के बता सकते हैं इसमें क्या क्या वैल्यूज है, क्या क्या चीजें हैं। तो इसलिए इसको फिर अडॉप्ट कर लिया गया कि डाटा को टू एंड फ्रॉम पास करने के लिए भी एपीआई के थ्रू भी जो डाटा आता है आपको जेसन के फॉर्म में ही मिलता है। तो आप उसको पास करके अपने कंक्रीट ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर। और ये जो डाटा ये स्ट्रिंग की तरह सेव हुआ होता है, और इंटरनेट पे जितनी भी ट्रैफिक चलती है आप इसी तरह बाइट्स या स्ट्रिंग में ही भेज सकते हो। कोई ऑब्जेक्ट तो उस तरह से डिफाइन नहीं होता कि यूजर का ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए, वहां से ऑब्जेक्ट तो नहीं आना होता, वहां से आपको बाइट्स ही मिलनी होती है। तो एज अ स्ट्रिंग आपको वो मिल सकती है। तो ये जेसन भी एक स्ट्रिंग की तरह आप इसको ट्रीट करके तो इससे ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो इसलिए इसको अडॉप्ट कर लिया गया कि यही एक स्टैंडर्ड के तौर पर भी यूज होता है डाटा टू एंड फ्रॉम करने के लिए। और नो एसक्यूएल में भी मेनली मोस्टली जो नो एसक्यूएल डाटाबेसेस है वो इसी फॉर्मेट को यूज करती है डाटा को सेव करने के लिए। अब ये फॉर्मेट क्या है, इसमें अगर आपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है ना, तो करली ब्रेस यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह आपने करली ब्रेस लिख दी, एक ऑब्जेक्ट बन गया। एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, समझ लें इसमें कुछ भी नहीं है। अगर इसमें कोई आपने प्रॉपर्टी रखनी है, कोई वैल्यू इसको देनी है, तो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू बिलफर्ज आप यूजर के डाटा सेव करते हो, ईमेल पासवर्ड उसका है या नेम ईमेल पासवर्ड है, तो पहले की लिखी जाती है और फिर वैल्यू। की हमेशा ही स्ट्रिंग होती है। ठीक है, तो इस तरह आप डबल कोट्स तो हो गए, स्ट्रिंग नेम कॉलन और उसके बाद वैल्यू आएगी। वैल्यू भी इसकी स्ट्रिंग है, तो आप इस तरह से इसको दे सकते हो। ठीक है, इस तरह आप इसको वैल्यू दे। अब ये एक वैल्यू जो है इसके अंदर आ गई, इस ऑब्जेक्ट के अंदर।
तो यहाँ भी करली ब्रेस आ जाएगी, वहां पे ये आपका एक ऑब्जेक्ट होगा। अब जो मैंने आपको बताया कि हमेशा ही एक स्ट्रिंग होती है और वैल्यू इसकी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी से मुराद वो इंटीजर हो सकती है, नंबर कहते हैं वैसे इसमें। इसमें इंटीजर फ्लोट उस तरह से नहीं होता, नंबर ही कहते हैं उसको। अगर इशारिया आ गया तो वो डेसिमल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, अदरवाइज सिंपल इंटी रहेगा। नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन और उसके बाद ऑब्जेक्ट और अरे। ठीक है, यही 4-5 चीजें इसके अंदर आ सकती है मेनली, और तो आपको कुछ डाटा होता नहीं, यही चीजें होती है। ऑब्जेक्ट विद इन ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट विद इन अरे हो सकता है, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर अरे हो सकती है, फिर अरे में ऑब्जेक्ट हो सकता है। नहीं, आप नेस्टेड भी इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल डीप लेवल तक आप जा सकते हैं, नेस्टेड उसको बना सकते हैं। तो इस तरह नेम हो गया। इसके बाद अगर आप डिफाइन करते हैं, मसलन आप एज कहते हैं, तो वो यहाँ पे ऐसे ही आएगा। ठीक है, कॉलन और 1 2 3, क्योंकि ये एक नंबर है तो इसमें आप कोट्स नहीं दोगे। गलत ये भी नहीं है, लेकिन प्रोग्रामेटिकली गलत भी है कि इंटीजर जो है वो आप ऐसे कोट्स में नहीं लिखते, इंटीजर को इंटीजर में ही लिखते हैं, तो आपका पार्सिंग में भी एरर आ जाएगा। तो इस तरह एज आप डिफाइन कर लोगे। अब ये जो वेबसाइट है ना, ये तो सिंपली आपको लिखने के लिए है, आप इसमें प्रोसेस करोगे तो अगर तो आपने ठीक ठीक जेसन बनाई है तो हो जाएगा, अदरवाइज ये एरर आएगा। अभी इसमें ये एरर दे रहा है, ये कह रहा है इनवैलिड RFC कुछ कह रहा है, यहाँ पे क्या भी रहा है, कामा कॉलन। अब दो प्रॉपर्टीज को अगर आपने सेपरेट करना है तो यहाँ पे कामा आएगा। ठीक है, आप जितनी भी प्रॉपर्टीज इसमें डिफाइन कर रहे हो उनको सेपरेट करने के लिए कामा आएगा। अब प्रोसेस करते हैं, तो अब ये ग्रीन हो गया कि ओके आपने एक वैलिड जेसन लिखी है। तो ये जेसन वैलिडेटर है, मैं इसको एज एडिटर ही यूज कर रहा हूँ। तो नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि आप पैटर्न समझ लो, पैटर्न इसका क्या है, क्योंकि सेम ऐसे ही आपके डेटाबेस में भी सेम होना, सेम टू सेम कंसेप्ट वहां पे भी चल रहा है डेटाबेस के अंदर भी। और ये बहुत ज्यादा यूज भी होती है, तो आपको पता होना चाहिए जेसन का फॉर्मेट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद आप इसमें ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो। विल फॉर एड्रेस में मल्टीपल चीजें होती हैं, तो ये, और इसके बाद अगर आप ये ब्रेसेस लगा देते हो तो ये एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर अब होगा। अब इसमें आप मल्टीपल चीजें रख सकते हो, ये इतना भी ठीक है। ठीक है, ये आ गया एड्रेस, और एड्रेस आगे एम्प्टी है। अब एड्रेस में क्या क्या चीजें होती हैं, सिटी है, ठीक है, उसी तरह कामा सेपरेटेड, इसमें भी आप वैल्यूज लिखोगे। सिटी होता है, इसके बाद स्टेट, स्टेट भी होती है, सिटी भी होती है, और फिर आप क्या देते हो जी, स्ट्रीट, स्ट्रीट एड्रेस। ठीक है, स्पेस वगैरह नहीं देनी है आपने की के अंदर, या वो एक कैमरा केसिंग यूज करो आप, या आप वो यूज करोगे तो स्नेक केसिंग, ये अंडरस्कोर वाली। यहाँ पे कुछ एक्स वाई जी। ठीक है, इस तरह आपका ये सेव हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मेट करके अगर आपको खूबसूरत करके भी दिखा देता है, ब्यूटीफाई करके, तो रीडेबल हो जाता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज है। तीसरी क्या, एड्रेस है, और एड्रेस खुद एक ऑब्जेक्ट है। अब जब ये उसके ऊपर अगर आप मैप करें ना, तो ये किस तरह से बनेगा, अगर हम यहाँ पे बनाते हैं बिल फॉर यूजर की क्लास, और ये सारे के सारे को हम मैप करना चाहते हो, तो किस तरह से बनेगा। यहाँ पे एक स्ट्रिंग नेम, इंट, एज, और अब इसको नेक्स्ट क्या चाहिए, एड्रेस, और एड्रेस ऑब्जेक्ट है। तो उसके लिए भी आपको एक क्लास बनानी है, एड्रेस, और बाकी चीजें इसके अंदर आएंगी फिर जो हमने रखा, स्ट्रिंग, उसके बाद आ गया सिटी, स्टेट, और स्ट्रीट एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे आप एड्रेस, एड्रेस, ये स्ट्रक्चर जो बना है ये वाला, और ये सेम है। अब ये सारा डाटा पास हो सकता है इसके अंदर, ये वैल्यूज आपको मिल सकती हैं। एक लाइब्रेरी यूज होती है जीसॉन,
गूगल ने बनाई है तो उसने जी लगा दिया, जेसन की बजाय उसने जी सन उसका नाम रख दिया। तो वो यही काम करती है। अगर आप उसको ये स्ट्रिंग दो ना, जेसन स्ट्रिंग दो, तो वो आपको ऑब्जेक्ट बना के दे देगा यूजर का। लेकिन ख्याल आपने क्या रखना होता है इन्हीं चीजों का। यहाँ पे अंडरस्कोर है तो यहाँ भी मस्ट अंडरस्कोर ही आएगा, क्योंकि उसने मैपिंग करनी है ना कि कौन सी वैल्यू किसके अंदर रखनी है। तो वो इन की से चेक करता है वेरिएबल का नाम क्या है और उधर की कौन सी है, और वो उस की के अगेंस्ट जो वैल्यू मिलती है वो उस वेरिएबल के अंदर रख देता है। वहां का डेटाबेस में होगा ना, हम फायरबेस का एसडीके यूज करेंगे। मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर आपके पास रा जेसन हो ना, तो आप इस तरह से डाटा वो जीसन की लाइब्रेरी से आप पास कर सकते हो उसको। ठीक है, उस पर मैं एक ट्यूटोरियल बना दूंगा आपने कैसे उसको यूज करना है, जेसन क्या होती है उसके हवाले से भी, और उसको आप कैसे, क्योंकि ये यहाँ पे यूज हो सकता है अगर आपने कुछ डाटा अपने वो शेयर प्रेफरेंस में सेव करना हो, आपका ऑब्जेक्ट ही पूरा हो। अब ऑब्जेक्ट आप कैसे सेव कर रहे हो, उसको तोड़ के ही करोगे ना, ज़ाहिर है एक एक वैल्यू, क्योंकि वहां पे की वैल्यू सिंगल सिंगल आप सेव कर देते हो। लेकिन जेसन तरीकेकार से आप उसको पूरे ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, जेसन स्ट्रिंग में, और उसमें सेव कर दो, तो एज अ पूरा वैल्यू होल ऑब्जेक्ट ही सेव हो जाएगा शेप रेफरेंस में। और जब निकालोगे दोबारा जीसन लाइब्रेरी को यूज करके आप उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो इजी हो जाता है, पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट सेव हो गया, पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट निकल गया, आपको एक एक वैल्यू के लिए नहीं लिखना पड़ता। तो वहां पे वो उसका फायदा है। लेकिन जो है फायरबेस एसटी के उसके अंदर बिल्ट ही नहीं ये चीजें हैं, आपको नहीं बताना, आपको बस यही बताना है कि मुझे डाटा कौन सा चाहिए, वो डाटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये तरीकाकार है। इसी को हम अगर डाटाबेस में अब देखें, डेटाबेस में देखो तो ये शुरू की नोड ऐसे ही रहेगी, ये उन्होंने फिक्स एक, इसमें नोड का कंसेप्ट यूज होता है कि एक नोड है उसके अंदर डाटा है। ठीक है, इसके बाद हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर हमें नई नोड ऐड करनी है। यहाँ पे अगर मैं कुछ लिख देता हूं तो वो तो सिंपली एक ही उसमें ऐड हो गई बस। ठीक है, एक ही वैल्यू, हमें इस तरह से तो नहीं चाहिए होता ये। हमें क्या चाहिए, ये एम्प्टी इसने सेव कर दिया, इसको हम डेल कर देते हैं, तो ये नल आ गया। आपने क्या करना है, यहाँ पे एक प्लस साइन है साथ। ठीक है, इसी के आगे आप देखो यहाँ पे प्लस साइन है, तो इसका मतलब होता है कि एक स्टेप इसके अंदर जब वो ऐड करना है की वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया, नेम क्या है और वैल्यू क्या है। ठीक है, तो नेम हमने यूजर सारे बिल पर सेव करने हैं, इसके अंदर जितने भी यूजर हैं सारे, तो आप यहाँ पे यूजर लिखो। और हम क्योंकि वहां पे कैमल केसिंग यूज करते हैं तो हम इधर भी कैमल केसिंग यूज करेंगे, वेरिएबल के नेम के लिए कैमल केसिंग यूज करते हैं। तो यूजर आ गया यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू अगर आप दे देंगे तो फिर एक सिंगल ही वैल्यू इसके अंदर सेव होगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिख के ऐड करते हैं तो एक सिंगल यूजर बस ऐड हो गया। अब मल्टीपल आप इसी तरह से लिख लिख के ऐड कर सकते हो, तो एक नोड के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज ऐसे सेव कर सकते हैं। लेकिन नोड के अंदर फर्दर आपने डीप जाना हो, एक नोड बन गई, आपने फर्दर उसके भी डीप जाना है, तो आप क्या करो, यहाँ से प्लस करो, बिल फर्ज हमने यूजर को ही बनाना है, या मैं कहता हूँ एड्रेस बनानी है यूजर का, मैं आपको अभी स्किप कर रहा हूँ। एड्रेस बनाने, और एड्रेस में मल्टीपल चीजें थी ना, तो यहाँ से आप दोबारा प्लस करोगे। चाइल्ड की तरह ये भी काम करते हैं, एक है फिर उसके नीचे उसका चाइल्ड है, उसका चाइल्ड है। अब यहाँ पे मैं पहला एड्रेस वन बिल फर्ज मैंने सेव करना है, एड्रेस वन, और एड्रेस वन की भी मल्टीपल आगे प्रॉपर्टीज है। तो फिर आप प्लस करके नीचे चले जाओगे और यहाँ पे क्या आएगा, सिटी, सिटी। अब इसी एड्रेस वन के अंदर आपने ऐड करना है, तो फिर इसी की प्लस को आप क्लिक करोगे, उसी के अंदर आप जितनी भी वैल्यू इसके अंदर आपने बनानी है, सिटी, उसके बाद था क्या था, स्टेट, और तीसरी एक चीज है स्ट्रीट एड्रेस, कैमल केसिंग, उसी के हिसाब से स्ट्रीट एड्रेस। यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, ये टैब प्रेस करने से भी नया बना देता है। ठीक है जी, स्ट्रीट एड्रेस और ऐड। तो अब अगर आप देखो तो उसी तरह का स्ट्रक्चर नहीं नजर आ रहा आपको, एड्रेस है, उसके अंदर एक और नोड आ गई एड्रेस वन, ये आपके समझ लेना ये अरे है। ठीक है, इसमें मल्टीपल आ सकते हैं।
तो उसके अंदर ये आ गया एड्रेस वन और उसके अंदर ये तीनों इसकी प्रॉपर्टीज है। आप कभी भी इसमें नई प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं, जो मर्जी प्रॉपर्टी आप जो है इसमें कभी भी ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये जो डेटाबेस है नो एसक्यूएल, ये स्कीमा लेस होती है। सर कुछ स्ट्रक्चर स्कीमा डिफाइन नहीं है कि कितनी प्रॉपर्टीज या कितनी वैल्यू कितने कॉलम उसके अंदर आने हैं। आप जब मर्जी वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, जब मर्जी उसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी एक एड्रेस सेव हुआ है, आपने दूसरा एड्रेस सेव करना उसी तरह से इस पे आप क्लिक करेंगे कि एड्रेस के अंदर दूसरा एड्रेस आना है और फिर यहां से प्लस आप प्रॉपर्टी यहाँ पे दोबारा उसी तरह से लिखेंगे। आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, वो फर्क नहीं है। मतलब आप यहाँ पे मैं स्ट्रीट एड्रेस पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे सिटी लिख देता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्टेट आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो इस तरह से ऐड हो गया। वो तरतीब ये खुद ही लगा देता है, सिटी पहले ऊपर ले गया है, फिर स्टेट आ रहा है, फिर स्टेट एड्रेस आ रहा है, वो सिर्फ दिखाने के लिए, वैसा फर्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा जनाब, ये हो गया। अब एक चीज का आपने ख्याल रखना होता है, चाहे जेसन चाहे आप यहाँ पे कर रहे हो, जब आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हो ना, इसलिए कहते हैं कि स्कीमा लेस तो है लेकिन स्ट्रक्चर लेस ये नहीं है। स्ट्रक्चर इसका आपको बनाना है। तो एड्रेस के जो यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज के नाम रखे हैं ये यही रहेंगे। सिटी हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, आपने कैपिटल संभाल नहीं कर देना, कुछ स्पेसिंग नहीं उसमें डाल देनी। और जब एक एक अंदर ऑब्जेक्ट है तो उसका भी जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम ही रहेगा। एड्रेस के अंदर एड्रेस ही आएंगे, कोई और चीज नहीं डाल देनी उसके अंदर। बाद में आप वो डाटा निकाल नहीं सकते, फिर पार्स कैसे करोगे, क्या पता आपको आपने कहाँ पे क्या रख दिया। तो एड्रेस है तो एड्रेस के अंदर एड्रेस ही आएंगे, यूजर के अंदर यूजर ही आएगा। वो जो स्ट्रक्चर है ना वो डिफाइंड ही रहेगा, वो प्रॉपर ही रहेगा। अदरवाइज आप डाटा नहीं बाद में निकाल सकते फिर इसमें से, क्योंकि उसको बताओगे तो वो डाटा निकाल कर देगा ना। तो इसलिए स्ट्रक्चर में फिर बड़ा फोकस रखना होता है कि उसका स्ट्रक्चर ठीक रहे। उसका क्या, वो तो मैंने बताया था ना कि इसकी मैपिंग कैसे होगी, अगर आप अपनी क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि वहां पे तो मैंने बताया ना कि जो जेसन हमने बनाई है वो मैप कैसे होगी इस क्लास के अंदर। आप ये लिखोगे और फायरबेस की एसडीके को कहोगे कि इसको सेव कर दो, वो खुद ब खुद ही इसको सेव करेगा ऐसे ही। वहां पे प्रॉपर्टीज बना के ना ये एज इट इज ही वहां पे सेव कर देगा। ये होता है मैनुअली डाटा देखने के लिए, ऐड करने के लिए, डाटा एनालाइज करने के लिए। आपने सेव करवा दिया, देखोगे तो आप यहीं आगे ना कि सेव क्या हुआ। और स्ट्रक्चर अगर आपने, आपके पास गलतियां इसी सेंस में होंगी कि आपने ऑब्जेक्ट की जगह रे रखवा दिया, ऑब्जेक्ट किसी और जगह पे रखवा दिया और ढूंढ आप कहीं और रहे हैं, तो यहाँ से देख के आपको पता चल जाएगा ना कौन सी वैल्यूज कहाँ पे पड़ी। और यहाँ से आप ठीक भी उनको कर सकते हैं, कोड से भी कर सकते हैं। एक चीज का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है ऐसी डेटाबेसेस के साथ, खासतौर पर फायरबेस के साथ। यहाँ पे यूजर की वैल्यू क्या है, कोई गार्बेज, चले ऐसे कर लेते हैं, क्वर्टी वैल्यू है यूजर की, अपडेट हो गया, क्वर्टी वैल्यू है यहाँ पे यूजर की। अब यहाँ से मैं दोबारा करता हूँ यूजर और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ नेम और क्या होगा, अब रूट नोड पे रख मैं यूजर ऐड कर रहा हूँ। अब क्या होगा, उसने उसी यूजर को बदल दिया। यूजर की वैल्यू क्या थी, क्वर्टी थी, उसको अपडेट कर दिया उसने और ये नई वैल्यूज उसको साइन कर दी। तो इस चीज का इसमें क्या रखना पड़ता है, अगर की सेम मिली ना उसे दोबारा उसने उसको अपडेट कर देना। और अगर ये रूट की हो, मतलब यहाँ पे 50 यूजर है इसके अंदर और रूट पे यूजर को रख के किसी ने चेंज कर दिया तो 50 की 50 खत्म हो जाएंगी वैल्यू। तो इसका ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पे। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डाटा आपने ऐड किया है, ठीक है, और आपको खदशा है कि कहीं डेवलपमेंट करते करते आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, वो डाटा ज़ाया ना हो जाए, तो यहाँ पे ऑप्शन है जो डाटाबेस की आए ऊपर लिंक शो करवा रहा है ना, यहाँ पे मेन्यू में इसके जाएं, एक्सपोर्ट जेसन। ठीक है, तो ये करें तो आपका ये जितना भी डाटा है ना वो एक फाइल में आपको दे देगा। तो आप कहीं पे भी इसको सेव कर सकते हैं और बाद में इंपोर्ट भी कर सकते हैं।
ठीक है, ये डाटा यहाँ पे चला गया। मैं बिल पर ये सारा खत्म कर देता हूँ, गलती से सारा का सारा डाटा खत्म हो गया। तो आप यहाँ पे जाएं, आपके पास फाइल सेव थी, वो इंपोर्ट जेसन में आए, पहले एक्सपोर्ट की थी, फाइल अपनी जाके सिलेक्ट करें, डाउनलोड में पड़ी है, और इंपोर्ट, तो सारा डाटा आपको वापस मिल जाएगा। तो आपको लगे कि आपका इंपॉर्टेंट डाटा पड़ा हुआ है, आपने इससे आगे काम करना है इस पर, तो आप वो डाटा पहले एक्सपोर्ट कर लो, ठीक है, और फिर काम करो। कि कहीं गलती से अगर डाटा लॉस भी हो गया, सारा प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया किसी भी वजह से, तो आप दोबारा आपके पास वो डाटा मौजूद हो। और अगर इसको भी हम एडिट करके देखें तो इसमें क्या दिया उसने फाइल के अंदर, जेसन ही दिया निकाल के, वही जेसन स्ट्रक्चर उसने। टॉप एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एड्रेस है, एड्रेस फिर एक ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट उसमें पड़े हैं। उसके बाद फिर यूजर है, और उसके बाद सिंपल एक वैल्यू है, यानी वही जेसन का स्ट्रक्चर उसने निकाल के दे दिया, और वही आप दोबारा इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक क्या, वो एसटीके से होगा, वो नेक्स्ट हम उसको देखते हैं वो कैसे करते हैं। आप फायरबेस की एसटीके कॉल करते हो, उसे कहते हो कि ये डाटा सेव कर दो, तो वो सेव कर देता है। यहाँ तक आप खुद ट्राई कर लें, प्रैक्टिस कर लें इसकी, कि यहाँ पे मैनुअली डाटा सेव करने का मैं आपको छोटा सा टास्क भी देता हूँ, वो आपने करना है, वो आपने अपनी डाटाबेस में सेव करना है, ठीक है। सब ने अपने अपना प्रोजेक्ट खोल लें, मतलब अपना अपना अलग अलग, वो कंबाइन वाला नहीं, अलग अलग अपना एक प्रोजेक्ट खोल लें, और उसके अंदर आपने ये काम करना है। आपका जो भी प्रोजेक्ट है ना, उसमें मेन मैंने लिस्ट में जो चीजें ऐड करवाई थी वो आपने डाटाबेस में सेव करनी है। आपका जॉब्स का था, आपने जॉब्स सेव करनी है, 5 जॉब्स आपने डाटाबेस में सेव करनी है। आपका वो है फाइल्स का, फाइल्स का था ना, तो 5 फाइल्स आपने डाटाबेस में सेव करनी है। नोड का नाम दें, फाइल्स आप दें, जॉब्स, और आपकी SSID थी, तो आपने 5 SSID सेव करनी है। वही डाटा जो आपने लिस्ट में दिखाया था, जितना डाटा आपने 3-4 प्रॉपर्टी लिस्ट में दिखाई थी ना, वो ही सारी की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे होनी चाहिए जॉब्स की। नेक्स्ट अब आपने इसको एंड्रॉयड में इंटीग्रेट करना है अपने एंड्रॉयड स्टूडियो, यानी एसडीके आपने फायरबेस का इंप्लीमेंट करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, लास्ट जैसे हमने ओपन किया था टूल्स और फायरबेस, ठीक है, तो ये असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। इसमें से अभी आपको चाहिए रियल टाइम डाटाबेस, तो इसको एक्सपेंड करें। यहाँ पे ये कनेक्टेड पहले से ही है, लास्ट हमने कर लिया था। अब ये ऐड द रियल टाइम डाटाबेस एसडीके टू योर ऐप, यहाँ से करेंगे, कह रहा है कि ये जो लाइन है ना ये ऐड होगी उसके अंदर, एक्सेप्ट करें। अगर बिल्ड होता है तो एप्लीकेशन जो है वो, लाइब्रेरी जो है वो वहाँ उसमें ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया भी है कि आपने रीड कैसे करना है और राइट कैसे करना है। पहले राइट का कोड लिखा हुआ है कि इस तरह से आप वैल्यू जो है वो राइट कर सकते हैं, और आगे रीड का लिखा हुआ है, तो इसको हम करके देख लेते हैं। बिल्ड होता है तो फिर ही आपको मिलेगी, अदरवाइज अभी ये एरर देगा कि ये जो है ये फाइंड नहीं हो रही क्लास, क्योंकि अभी बिल्ड हो रहा है। अभी ऑप्शन आ गई है, आल्ट एंटर से आप इनको ऐड कर सकते हैं इन क्लासेस को, इंपोर्ट क्लास, और इधर से ये भी। पहले आपने क्या करना है, डेटाबेस का इंस्टेंस आपको चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस, तो इससे आपको फायरबेस का एक ऑब्जेक्ट, फायरबेस डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद उससे आपने उसका रेफरेंस गेट करना है। अब ये रेफरेंस कौन से हैं, ये रेफरेंस है एड्रेस, यूजर, यानी आपको किस कौन सी वैल्यू चाहिए, किसको आपने एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे रेफरेंस बताना होता है, जो भी आपका आपने बनाना है। अगर आप सेव कर रहे हैं वैल्यू और आपने यहाँ पे कोई रेफरेंस बताया, वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो खुद ब खुद बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मैसेज का रेफरेंस एक बताया, तो इसके बाद क्या करते हैं, माई रेफ डॉट सेट वैल्यू, इसको आप कोई भी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं।
यहाँ पे हम लिख देते हैं माई वैल्यू। ठीक है, इतना सिर्फ किया कि रेफरेंस गेट किया और उसकी एक वैल्यू सेट कर दी है। इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, ये वैल्यू रियल टाइम पे अपडेट होगी और हमने रेफरेंस दिया था मैसेज का, और यहाँ पे माई वैल्यू से मैं रखा था, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई है। ये वैल्यू सेव हुई है यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह वैल्यूज सेव कर सकते हैं। एक और इसमें होता है पुश का, पुश डॉट, पुश के लिए हमें क्या करना है, डॉट पुश डॉट सेट वैल्यू। ठीक है, अब कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे दे दें। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब इसमें आपने डिफरेंस देखना है, दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब ये अपडेट हो गया। क्या डिफरेंस आया, पहले सिर्फ माई वैल्यू आया था, अब यहाँ पे कुछ की टाइप भी इसने साथ, कुछ आईडी की तरह, इसको आईडी कहते हैं, इसमें इसने आईडी भी यहाँ पे इसको असाइन करवा दिया। अगर मैं ऐप बंद करके दोबारा चलाता हूँ, मैंने ऐप बंद करके दोबारा चलाई है, एक और वैल्यू यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो कुछ सही होता है कि एक आईडी ये बनाता है और उसके अंदर जो भी वैल्यू आने दी है वो सेव कर देता है। वो ज़ाहिर है वो हर दफा रन हो रहा है ना क्रिएट वाला, वैसे तो आपने बटन क्लिक पे ये लगाया होता है, तो ये हर दफा रन हो रहा है। तो इस तरह ये जो है ना, आप ये कर सकते हो कि जब आप पुश करते हो ना, तो वो एक आईडी देता है, एक यूनिक आईडी नेम देता है और उसके अंदर फिर सारी वैल्यू रखता है। तो इससे ये भी होता है कि आपकी पिछली जो है वैल्यू वो अपडेट नहीं हो जाएगी। अगर गलती से आपने सेम भी नाम देना है तो वो अंदर डाटा पड़ा होगा ना, जो बाहर वाली की है ये यूनिक हो जाएगी। तो उसके लिए आप पुश यूज करते हो। ठीक है, अगर पुश नहीं करोगे वो डायरेक्ट वैल्यू सेट कर देगा। मिसाल है कि मैं इधर अब खत्म करके इसको रन करूंगा ना, तो इसने अब ये सारे खत्म कर देना और उसकी जगह मैसेज की वैल्यू सिर्फ सेट कर देनी है। ठीक है, वो खत्म कर दिया। जब आपने मल्टीपल सेव करनी हो और ये भी हो कि अगर डुप्लीकेट आती है तो वो रिमूव ना हो। तो उसमें आप अलग अलग आईडीज देके, लेकिन वो पर्सन का पीछे टैग भी होना चाहिए ना उसके अंदर। जब आप वैल्यू रख रहे हो तो पुश करके रख सकते हो, तो फिर वो मल्टीपल उसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह आप सेट करते हो। गेट करने के लिए आपको कॉल बैक लिखना पड़ता है, जैसे बटन क्लिक का कॉल बैक होता है, क्योंकि गेट जो है वो एक रिक्वेस्ट जाएगी नेटवर्क पे और वहां से वो डाटा गेट करने में आप उसमें टाइम लग सकता है, तो उसके लिए कॉल बैक लिखा जाता है। अगर इसी रेफरेंस को करते हैं, यही जो रेफरेंस लिया हो इसी को करते हैं, माई रेफ डॉट एड वैल्यू इवेंट लिसनर। ठीक है, ये करते हैं। इसके अंदर आपको लिसनर बताना है, वैल्यू इवेंट लिसनर ऑन डाटा चेंज ऑन कैंसल्ड। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। ऑन डाटा चेंज और ऑन कैंसल। ऑन डाटा चेंज का मतलब है जब भी डाटा चेंज होगा वहां पे, क्योंकि ये रियल टाइम डाटाबेस है, आपको फौरी वो वहां पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आगे अब इसमें वैल्यू एक ही पड़ी है और ये क्या आपको देता है, डाटा स्नैपशॉट। ठीक है, ये डाटा स्नैपशॉट ही हम लॉग करवा के देख लेते हैं। लॉग ई ऑन डाटा चेंज और स्नैपशॉट, और इसको सिंपल स्ट्रिंग के साथ करवा देते हैं। ये मैं सर्च में लिख देता हूँ ताकि हमें सिर्फ यही चीज नजर आए। तो अब इसको रन करके देखते हैं। वो था सेव करवाने के लिए आप सिंपली सेट वैल्यू कर देते हो और उसको कोई भी वैल्यू या ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, सिंगल वैल्यू भी और पूरा ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो। और ये गेट करने के लिए इसके लिए आपको कॉल बैक लिखना पड़ता है। ठीक है, ये आ गया ऑन डाटा चेंज
और की उसकी क्या है, मैसेज जो टॉप पे है, और वैल्यू उसकी ये है। ठीक है, ये मतलब रहा ही आपको स्ट्रिंग में शो करवा रहा है सॉर्ट ऑफ एग्जैक्टली ये मैप है असल में, ये जेसन भी नहीं है, ये मैप है। की इज इक्वल टू लिखा है ना, हमने तो कॉलन यूज किया था जेसन में, की इज इक्वल टू लिखा है तो ये वो है मैप है, ये हैश मैप जो हमने देखा भी था। क्या लिखना, आपने डाटाबेस से डाटा नहीं गेट करना, शो नहीं करवाना, कहीं पर डाटा सेव किया तो शो भी तो करवाना है ना, आपका जो भी जॉब्स का डाटा बिल था आपका, तो वो शो करवाने के लिए ना ये कि आप डाटाबेस से डाटा गेट करते हो। अब क्योंकि ये रियल टाइम डाटाबेस है, एप्लीकेशन रन हो रही है, मैंने कुछ भी अब बिल्ड नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा ना, एप्लीकेशन बंद करके चलाऊंगा। लेकिन जैसे मैं वैल्यू वहां पे चेंज करूंगा ना, अभी तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ रही है ना, मैं वैल्यू यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसी टाइम। तो इसलिए रियल टाइम डाटाबेस है, जब भी डाटा चेंज होगा ये ऑटोमेटिकली कॉल बैक कॉल होगा और आपको वो डाटा चेंज हो जाएगा। जब आप एप्लीकेशन को देख रहे हो बिल फर्ज, आपने वैल्यू शो करवाई है किसी टेक्स्ट व्यू के अंदर, और ये लॉजिक यहीं पे आपने लिखी हुई है, तो जैसे ही वहां पे चेंज करोगे टेक्स्ट व्यू, आपको यहाँ पे फौरी तौर पे चेंज हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो इसलिए रियल टाइम डाटाबेस है। लेकिन अगर आप ये चीज नहीं चाहते, क्योंकि आप हमेशा ये नहीं चाहते हैं, इससे ये बाउंड होता है और नेटवर्क भी यूज होता है, और आप जरूरी नहीं है कि आप हमेशा चाहो कि ये जब भी वैल्यू चेंज हो आपको वो मिले, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर 50 वैल्यूज हैं जो आप शो करवा रहे हो, जैसे ही वो चेंज हुई ना कोई एक वैल्यू भी, वो 50 की 50 दोबारा अपडेट होंगी, तो नेटवर्क पे भी ट्रैफिक बढ़ती है इस वजह से। तो उसके लिए आप क्या करते हो, ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर नहीं करते, आप करोगे ऐड लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट। सिंगल वैल्यू इवेंट आप ऐड करते हो, इससे क्या होता है कि बस फर्स्ट टाइम आपको मिल गया डाटा, बस अब चेंज होता रहे आपको दोबारा वो डाटा नहीं देगा। ऐप बंद करके चलाओगे फिर वो डाटा आपको नया मिल जाएगा, अपडेटेड डाटा, लेकिन रियल टाइम पे आपको चेंज नहीं मिलेगा। तो ये फर्क है इन दोनों का। अगर आप सिंगल वैल्यू यूज करते हो या आप सिंपल वैल्यू इवेंट यूज करोगे तो फिर तो वो रियल टाइम है, जैसे डाटा चेंज होगा आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसे आप अपना डाटा गेट कर सकते हो। इट डिपेंड्स आपको जरूरत किसकी है। ठीक है जी, ये अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, आपका टास्क भी यही है कि जो आपको वैसे दिया गया था स्टैटिकली डाटा रखने का, वो आपने डाटाबेस से लोड करवा के दिखाना है। एक मिनट में बताता हूँ, हम एड्रेस से करते हैं इसको। ठीक है, एड्रेस मैं गेट करता हूँ, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या वैल्यूज इसकी आती हैं। ठीक है, ये डाटा आ गया। अब इसमें देखें वो दोनों है, ऐड वन भी है और ऐड टू भी है जो हमने वहां पे रखा था। आपको ये ऑब्जेक्ट में चाहिए, यही आप कह रहे हो ना, तो उसके लिए आपने क्या करना है, फॉर, क्योंकि ये मल्टीपल है इसके अंदर तो आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा, ये एक तो है नहीं। फॉर डाटा डाटा स्नैपशॉट ds, और जो डाटा जो स्नैपशॉट मिल रहा है ना डॉट गेट चिल्ड्रन। ठीक है, ये आपने उस पर कॉल करना है, तो उसमें मल्टीपल जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो सारे आ जाएंगे। एड्रेस के अंदर कितने हैं, दो हैं। ठीक है, तो दो चिल्ड्रन आपको मिल जाएंगे, ये मेथड है स्नैपशॉट के ऊपर गेट चिल्ड्रन। तो जितने भी चिल्ड्रन आपको मिल जाएंगे, ये आइटरेटर रिटर्न करता है, उसमें आप फॉर ईच लूप लगा सकते हो। फॉर ईच लूप लगाने से क्या होगा कि उसमें अगर 50 चिल्ड्रन भी है ना, वो एक एक करके आपको मिलेंगे, एक एक करके आप आइटरेट कर सकते हो। ठीक है, ये मिल गए। अब इसके बाद अगर आप इसको भी लॉक करवाते हो ना, तो ये आपको अलग अलग दो जो है वो नजर आएंगे। इसकी बजाय मैं यहाँ पे ds करवाता हूँ। ठीक है, ये दो आपको दो दफा चला, दो वैल्यू थी, और आपको अलग अलग दोनों वैल्यूज यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे ऐड वन की, यहाँ पे ऐड टू की, और आगे वैल्यूज ये की है उसकी, और आगे जो भी वैल्यूज इसकी हैं वो। अब अगर आपने तो इससे बनाना है
ऑब्जेक्ट, आपको तो कंक्रीट ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एड्रेस ds डॉट गेट वैल्यू, और इसमें आपको बताना होगा कि कौन सी वैल्यू आपको चाहिए, एड्रेस डॉट क्लास। ठीक है, एड्रेस डॉट क्लास इस तरह। अब क्योंकि हमने अडाप्टर को भेजनी होती है एरे लिस्ट, आपके पास जो अडाप्टर होता है उसको एरे लिस्ट भेजनी होती है, तो आप क्या करो, यहां पे एरे लिस्ट डिफाइन कर लो, या आप लिस्ट भी कह सकते हो, एरे लिस्ट जो भी आपकी मर्जी है, लिस्ट एड्रेस, ठीक है, एड्रेस लिस्ट इज इक्वल टू न्यू, यहां पे एरे लिस्ट ही आपने देना। ठीक है जी, ये लिस्ट आपने डिफाइन कर ली। अब जो डेटाबेस है वहां से निकाल के आप ये एड्रेस बनाया डॉट ऐड, और ये एड्रेस इसमें ऐड कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जो भी डेटाबेस में वहां पे डाटा पड़ा था उससे एक एक ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हुआ और आपके पास वो एक एरे लिस्ट के अंदर आ गया। अब ये आप अडाप्टर को पास करके अपनी एक्टिविटी में दिखा सकते हैं। ओके गए। वो आप स्ट्रक्चर गलत बना रहे हो, ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनता जब आपने जॉब सेव करनी है। डिफरेंट पर्सन कौन, मतलब कौन पर्सन है? हम्म। ये है कि ये इस तरह से है कि आपके आपको इस रेफरेंस से कोई डाटा चाहिए था, एड्रेस जितने भी आपके पड़े हैं, ठीक है, इस रेफरेंस से डाटा चाहिए था, वो आपने गेट कर लिया। अब अगर आप जॉब्स के हवाले से कहते हो कि जॉब है उसके अंदर मल्टीपल जॉब्स पड़ी होंगी, तो आप जॉब रेफरेंस लोगे, ठीक है, उसके अंदर जितनी भी जॉब पड़ी हैं वो आपको निकाल के वो दे देगा, और वो आपने एक लिस्ट में दिखानी होगी। ये उस तरह से काम करेगा। ठीक है, कि वो जॉब इसके अंदर मल्टीपल पड़ी हुई है ना। अब आप कह सकते हैं कि ऊपर कैटेगरी है जॉब, उसके अंदर फिर कैटेगरी है कि एंड्रॉयड की है, वेब की है, पीएचपी की है, और उसके अंदर फिर वो जॉब्स की डिटेल पड़ी हुई है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फिर आपको फ्रंट एंड पे भी तो वो कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी ना दिखाने के लिए, और फिर वो टैब बनाओ या जो भी बनाओ, या एक वो लिस्ट होती है, स्टिकी लिस्ट होती है, वो बनाओ, जो भी आप बनाते हो, तो फिर आपको एक एक करके वो निकालना होगा। आप फिर रेफरेंस जॉब का अगर लोगे तो सारे चाइल्ड आ जाएंगे, फिर उसके अंदर जो पड़ा हुआ वो एक एक करके निकलेगा। ठीक है, तो इस पर थोड़ा आपको सरखपाई करनी पड़ेगी, आप अभी सिंगल लेवल पे रहो, या मल्टीपल लेवल पे जाता है, उस स्ट्रक्चर को फिर आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर हाँ जाहिर है, सेव उधर से कराओ या इधर से डायरेक्टली करो, वो आपकी मर्जी है। आप अपनी ऐप से सेव करवाते हो या इधर आके डायरेक्टली सेव कर देते हो, वो तो आपकी अपनी मर्जी है। अगर क्रिएट का आपने कोई फॉर्म बनाया हुआ तो जाहिर है वो तो मोबाइल ऐप से ही फिर क्रिएट होगा, और अगर नहीं आपने वैसे डाटा रखना है बैकएंड से कहीं से आपने रखना है, तो आप डायरेक्टली कंसोल से भी रख सकते हो। तो ये तो डिपेंड करेगा कि आपका स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपने इस तरह बना लिया जॉब और उसके अंदर फिर एंड्रॉयड, वेब और पीएचपी या जो भी आप कह लो, तो फिर उसके अंदर जॉब्स पड़ी होंगी। तो अगर आपने सारी एंड्रॉयड की निकालनी तो आप क्या कहोगे, जॉब स्लैश एंड्रॉयड, और फिर उसके जितने भी चाइल्ड होंगे वो निकल के आ जाएंगे। लेकिन अगर आप रूट पे जॉब को ही कहोगे तो वो जॉब क्या निकाल के देगी, एग्जैक्टली जॉब नहीं आएंगी, वो आएगा एंड्रॉयड। ठीक है, फिर उसके चाइल्ड आपको निकालने होंगे। तो ये डिपेंड करता है आपका स्ट्रक्चर कैसा बना होगा। आप क्या कह रहे हैं? असल में ये डाटाबेस में पड़ा हुआ है, और डाटाबेस में स्नैपशॉट की शक्ल में पड़ा होता है, गेट चिल्ड्रन की शक्ल में पड़ा होता है। हमने उसकी अपनी एरे लिस्ट बना ली है, क्योंकि यही चीज हम अडाप्टर को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो चीज बनाई है। अभी आप भी एक चीज की प्रैक्टिस कर लो, जो आपने ये बनाए हैं सारे, उनका डाटा निकल के आ जाए और आप एक एरे लिस्ट में सेव कर लो, या स्नैपशॉट भी इस तरह ला करवा के देख लो कि वही डाटा आपको मिल गया जो आपने डाटाबेस में सेव करवाया। ऐप पे नहीं शो होगा, अभी तक लॉग लगाया हुआ है। अगर आप ये किसी अडाप्टर को लिस्ट पास कर देते तो फिर ये ऐप पे शो हो जाएगी।
क्या मुश्किल है? ये तो करना पड़ेगा, डेटाबेस नहीं चाहिए आपको, मुश्किल वैसे इसमें क्या है? तो आप करें ना, स्टार्ट करें, अभी टाइम है आपके पास। नहीं कुछ समझ आती है अभी पूछ लेना, मैंने आपको असाइनमेंट देनी है। आपका लैपटॉप किधर है?